हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 9 में आता है। और थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो किताब में लिखा है वो एक अलग तरीके से, एक अलग सीक्वेंस में दिया हुआ है, और हम आपको एक अलग सीक्वेंस से बताएंगे आसान शब्दों में, और कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए वो हमें पसंद नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का ही नाम है सिंपल स्टडी। तो सिंपल स्टडी बाय बीबीटी है, तो सिंपल स्टडी ही यहाँ पे होगी। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाएगा, आसान चीज़ें तो आसान रहने दिया जाए, इसी में भलाई है और अच्छे से समझ में भी आता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ आता कहाँ से है। दोस्तों, न्यूटन्स लॉ जो है कोई नया नियम नहीं है, बस जो प्रकृति का एक नियम होता है उसी को शब्दों में कहा गया है। और इनसे बहुत साल पहले गैलीलियो ने कुछ बातें अपने अनुभव के आधार पर बताई थी। जैसा कि उन्होंने देखा था कि अगर किसी प्लेन कड़ाही में कोई गोल बॉल, जिसको बच्चे कंचा भी आप कह सकते हैं, अगर किसी कंचे को आप एक हाई पॉइंट पे ले आके छोड़ दें तो ये नीचे की तरफ मूव करती है। ये सर्कुलर बॉल नीचे मूव करते हुए और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, और फिर एक पॉइंट पे जाने के बाद ये दोबारा वापस लौटती है, और ये इस एक्शन को बार बार दोहराती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा ही इन्होंने देखा कि अगर कोई चिकनी सरफेस हो और उस पर कोई बॉल को धक्का देके छोड़ दें तो ये बॉल काफी दूर तक जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के बहुत सारे उन्होंने नेचुरल इंसिडेंट्स को देखते हुए ये नियम दिया कि इस प्रकृति में एक प्रॉपर्टी है, हर वस्तु की के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसे हम इनर्शिया कह सकते हैं। इसको हिंदी में दोस्तों जड़त्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रखना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात बताया था गैलीलियो ने। तो गैलीलियो का नियम क्या था कि जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहना चाहती है, और जो वस्तु स्थिर है वो अपने आप को स्थिर रहना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात गैलीलियो ने बताई थी अपने अनुभव के आधार पे, और न्यूटन ने इसमें कुछ चीजें ऐड की। न्यूटन ने अपने अनुभव के आधार पे ये देखा कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर एक समान गति कर रही है तो अपनी वेग को या चाल को समान रखना चाहती है। तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई प्रयास ना किया जाए। तो जब किसी वस्तु पे हम प्रयास करते हैं, कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अगर वो स्थिर है और हम उसको धक्का देते हैं तो वो गतिमान हो जाती है। गतिमान है और हम उसके सामने एक अवरोध रख दें तो वो स्थिर होने लगती है, या उसकी स्पीड कम होने लगती है, जैसा कि गाड़ी में ब्रेक दबाने पे होता है फ्रेंड्स। और हम मोशन चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये बाहर से हम प्रयास करते हैं किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए, अब इस प्रयास के बारे में भी आप देखेंगे कि अगर कोई, इस प्रयास को ही हम बल का नाम देते हैं। तो बल की परिभाषा भी इसी प्रकार से उत्पन्न होती है। न्यूटन के फर्स्ट नियम से ही, फर्स्ट लॉ से ही बल की उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स। क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो अपनी स्थिर स्थिति को बनाए रखना चाहती है, और अगर गतिमान है तो वो अपनी गतिमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। फ्रेंड्स, ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि ये मैंने आपको समझा दिया, और एक छोटे बच्चे को, जो 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसको भी ये नियम पता होती है। अगर वो अपना खिलौना छोड़ के एक रूम से दूसरे रूम में जाता है, अगर उसकी मम्मी बुला देती है और दोबारा वो लौट के आता है, तो फिर वो अपने खिलौने को उसी जगह पर ढूंढता है जहां वो छोड़ के गया है। और अगर उसका खिलौना उस जगह पे नहीं मिलता है दोस्तों, तो बच्चा समझ जाता है कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया गया है उसके खिलौने पे,
तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। फिर वो अपने मम्मी से पूछेगा, भैया से पूछेगा, दीदी से पूछेगा। तो ये हमारे फिजिक्स का एक व्यवहारिक रूप है फ्रेंड्स। तो न्यूटन का प्रथम नियम आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको बल भी समझ में आ गया होगा, बल की परिभाषा, जिसको कहा था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है। जैसे ये बोर्ड है या ये दीवार है और हम इस पे बल लगाएं तो हम इस स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में परिवर्तन हो नहीं पा रहा। अगर हो जाए तब भी हम बल कहेंगे, ना हो तब भी एक बल है। कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, शायद उसकी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस उसकी इतनी है जितना हम उससे कम फोर्स लगा रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाए तो वो दीवार गिर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप लोग समझ गए हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनर्शिया के सिद्धांत को बताता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है फ्रेंड्स? न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये उस बाह्य कारक जिसे हम बल कह रहे हैं उसको मेजरमेंट करने का तरीका बताता है कि हम बल को मेजरमेंट कैसे करेंगे। जो बाह्य बल हम लगाते हैं किसी वस्तु पे जो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है फ्रेंड्स, तो उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है जिसकी उत्पत्ति होती है जो द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास। मास तो फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज्यादा होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए हमें उतना ही अधिक बल लाना पड़ेगा। जैसा कि आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, कोई हल्की वस्तु हो और उसे आपको विस्थापित करनी हो तो आपको बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। वही अगर भारी वस्तु हो तो उसे विस्थापित करने के लिए आपको अधिक बल लाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक दूसरी चीज और हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है और इसे हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं या बल लगाते हैं तो ये u वेलोसिटी प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम इस पर कंटिन्यूसली और भी अधिक फोर्स लगाएं, दोबारा और अधिक फोर्स लगाएं इस पे, तो ये हो सकता है v से अधिक u से अधिक v वेलोसिटी पे चला जाए, और जो कि v u से ज़्यादा होती है। ये हम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप जानते हैं, जैसा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन की डिफिनीशन में, कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि हम जितना अधिक फोर्स लगाएंगे उतना ही अधिक वेग में परिवर्तन होगा और उतना ही त्वरण होगा फ्रेंड्स। तो इससे हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि F इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि त्वरण होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाने पे हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स? F इज प्रोपोर्शनल टू M और F इज प्रोपोर्शनल टू A को हम मिलाते हैं। अब तो हम इसे लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जिसे K से डिनोट करते हैं। F इज इक्वल टू K इंटू MA, ये जो है एक इक्वेशन है। अब बात आती है कि K क्या है? K एक कांस्टेंट है, M क्या है? मास है, और A क्या है? एक्सेलरेशन है। फ्रेंड्स इस इक्वेशन से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा गया है, एक आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी फिजिक्स में आगे आने वाले और भी जगहों पे, कि प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि K की वैल्यू 1 होती है। इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू A एक काफी सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट किया हुआ फार्मूला है। आपके सारे न्यूमेरिकल या ज्यादातर न्यूमेरिकल F इक्वल टू M पे ही लगेंगे। और आने वाले दिनों में आप जब आगे अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो ये हमारे मैकेनिक्स की एक बोल सकते हैं कि बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स है। F इज इक्वल टू
ma। ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ कि बल का मान जो है उसके द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। कुछ लोग इसको एक अलग तरीके से भी अलग शब्दों में लिखते हैं सेकेंड लॉ को। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके से सेकेंड लॉ का डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक वर्ड है संवेग। तो v को हम वेग कहते हैं और m इंटू वी को संवेग कहते हैं। तो इसको न्यूटन सेकेंड लॉ को एक अलग शब्दों में ये कहा जाता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। फ्रेंड्स, F is proportional to डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर। या आप डेल्टा टी अगर जीरो टाइम, चूंकि टाइम तो जीरो से ही हमेशा शुरू होता है, तो डेल्टा आप नीचे ना भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर संवेग में परिवर्तन होता है टी टाइम में, तो वो बल के समानुपाती होता है फ्रेंड्स। तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा वी बाई टी। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो यहाँ पे डेल्टा वी बाई टी है, इसी को त्वरण कहते हैं, जो कि वेग परिवर्तन की दर होती है। तो घूम फिर के वही निकल के आया फ्रेंड्स कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। और फिर यहाँ भी वही समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें एक नियतांक का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे हम k से डिनोट करेंगे। और प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि k की वैल्यू 1 है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। यही न्यूटन का द्वितीय समीकरण है, न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन है। F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब ये जो बल है फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो जिस दिशा में त्वरण की डायरेक्शन होगी, उसी दिशा में बल की भी डायरेक्शन होगी। और इसकी यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स? बल की यूनिट क्या है? तो बल की यूनिट फ्रेंड्स न्यूटन के नाम पर ही बल की यूनिट को न्यूटन कहा गया है। वैसे सीजीएस पद्धति में, जैसे एसआई पद्धति में न्यूटन है, या एमटीएस में, सीजीएस में इसका डाइन भी होता है बल का मात्रक। और वैसे देखा जाए तो इसका यूनिट होना चाहिए, जो कि द्रव्यमान का यूनिट और त्वरण का यूनिट, यानी कि केजी, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को न्यूटन के दोनों नियम समझ में आए होंगे। पहला नियम जड़त्व का नियम है, जो किसी वस्तु की जड़त्वीय गुण को बताता है। और दूसरा नियम बल के मेजरमेंट को दिखाता है कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। फ्रेंड्स, क्या चरी खाएं? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि हम पहले भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे आप लोग कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं कि हर क्रिया की उसके बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाते हैं, तो
इस वस्तु के अंदर भी इस F फोर्स का अपोज करने के लिए माइनस F फोर्स लगेगा। तो F और रेजिस्टेंस R इक्वल होंगे, लेकिन F इज इक्वल टू माइनस R होगा, जहाँ की R का मैग्नीट्यूड F के बराबर होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। न्यूटन के तीनों नियम मैंने एक बहुत छोटे से वीडियो में बहुत हल्के से समझा दिया है। आप अनुभव भी करेंगे कि अगर आप जैसे किसी दीवार पे अगर आप ऐसे मारते हैं तो आपके हाथ पर भी चोट लगता है। जिस तेजी से आप दीवार पे बल लाते हैं उसी तेजी से दीवार आपके हाथ पे भी बल लाती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और वैसे तो ये बहुत सारे और चीज़ों में भी लागू होला। आप किसी को प्यार से बोलते हैं तो वो भी सामने वाला भी आपसे प्यार से बोलता है। अगर आप किसी को गुस्से में डांटते हैं तो सामने वाला भी अपना विरोध प्रकट करता है। और अगर कहीं वो आपके बराबरी वाला है तो वो उलट के आपको जवाब भी देता है। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी किसी दिन आपकी हेल्प करेगा। ये तो प्रकृति का नियम है फ्रेंड्स। और हम लोग किस्मत वाले हैं कि फिजिक्स में प्रकृति के नियमों का ही अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। क्या मैं फोटो खींच सकती हूँ?